जनसाधारण की सामान्य प्रथा के अनुसार प्रयाग नाम का एक ब्राह्मण से लिया गया था जो अकबर के शासन काल में वहाँ रहता था। क्या कहते हैं आगे कि इस निरर्थक कथा से जिसे अक्षय वट को देखने के लिए आए तीर्थयात्रियों को बड़े परिश्रम से बताया जाता था, कम से कम एक उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करता है कि इन स्थानीय प्रथाओं में अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो कहानी सुनाता था उसे ये पता चलता था कि इनके पर ना बिलीव ही नहीं करना चाहिए इनकी प्रथाओं पे। 7वीं शताब्दी में वेनसोंग ने प्रयाग के नाम का उल्लेख किया हुआ है। संभवतः यह नाम सम्राट अशोक के शासनकाल जितना पुराना है और जिसने लगभग 235 ईसा पूर्व में शिला स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आप देख लीजिए कि 235 ईसा पूर्व में आज से लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक वहां शिला स्तंभ बनवाए हैं, पिलर बनवाए हुए हैं, स्तूप बनवाए हैं, उसका एविडेंस है। और इसने 16वीं सदी में एक जो दुर्ग का निर्माण भी नहीं हुआ था उसके आधार पर इसने कहानी बता दी कि इसका प्रयाग है। यानी वहां पे दो चीजें ब्राह्मण कर रहा था। पहली चीज क्या कि वो जान तो गया था कि इस जगह का नाम प्रयाग है, लेकिन पब्लिक को झूठा कनेक्शन बता रहा था कि हम ब्राह्मणों के कारण इस जगह का नाम प्रयाग है। वो ये नहीं बताना चाह रहा था कि इसका कनेक्शन बुद्धिज्म से है और हम तो इस पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। तो ये यहाँ से पता चलता है कि ये बुद्धिज्म का था दरअसल। और इन लोगों ने झूठी कहानी फैला के और वो किया। अभी नामकरण उसका चेंज किया गया, इलाहाबाद से अभी प्रयागराज किया गया है। तो जब ये चीज की गई है तो इस पर हमें ये बात भी ध्यान देनी चाहिए कि प्रयाग नाम इनके हिंदवीकरण के कारण नहीं, वो नाम वेनसोंग ने बताया है बुद्धिज्म के कारण, उस कारण से है। अब एक बात और सवाल लोगों के मन में जहन में उठ सकता है कि फिर वेनसोंग ने एग्जैक्टली लिखा क्या था, ये भी सवाल जी। आ सकता है। तो वो भी हम एक नज़र देख लेते हैं ताकि सब लोगों को पहले ये क्लियर हो जाए, उसका इतिहास क्लियर हो जाए। ये वेनसोंग है और वेनसोंग प्रयाग के बारे में एग्जैक्टली देखें प्रयाग के बारे में क्या लिखते हैं, वो एक नज़र आप देख लेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर। ये देखिए ये वो बताते हैं कि राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊंची है। देखिए संगम की बात कर रहे हैं, दोनों नदी है, यमुना जमुना, उसका संगम है गंगा, जमुना और गंगा, और उसका संगम है। वह संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। और अभी भी कोई भी जाएगा तो बालू ही बालू। अब वहां पे ये लोग क्या किए हैं कि एक हनुमान मंदिर बना दिए हैं लेटे हुए, और बोलते हैं कि यहाँ पे लेटे हुए हनुमान मंदिर है। जबकि ये देख लीजिए आप पूरा 7वीं सदी में क्या परिदृश्य था, आंखों देखा हाल आप देखिए। प्राचीन समय के राजा, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन यानी 7वीं सदी से भी पहले के जो राजा थे वो लोग, तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष जो लोग धनी वगैरह लोग थे, वो लोग भी जब उस उनको दान करने की उत्कंठा होती थी सदा इस स्थान पर आते हैं। यानी कि ये जो कुंभ नाम दिया जा रहा है इसका नाम कुंभ नहीं था, उसका नाम था महादान भूमि। लोग दान करने वहां जाते थे और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। वहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आज की डेट में क्या चल रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से दान लेने वाला आ रहा है और ट्रेन से, बस पे, पैदल धक्के खाते हुए लोग जा रहे हैं दान देने के लिए। जबकि उस समय ठीक उल्टा था। क्या था उस समय, बड़े-बड़े राजा आते थे, अब बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष आते थे अपनी पूरी संपत्ति दान करने के लिए। किसको दान करते थे? तो ये सुनिए ध्यान से, सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। यह सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया है। आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने, अब जो ह्वेन-सॉन्ग थे उनके समय में जो शिलादित्य राजा था, यहाँ शिलादित्य जो है हर्षवर्धन नाम है। इसी किताब में उन्होंने हर्षवर्धन बताया गया है कि हर्षवर्धन जो शिलादित्य बेसिकली एक उपाधि थी, जो शिलों का पालन करता था उसको कहा जाता था कि शिलादित्य है। तो शिलादित्य बुद्धिस्ट किंग को कहा जाता था। तो उस समय के हर्षवर्धन शिलादित्य थे। वो राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान, भूतपूर्व पुरुषों यानी उनके जो पुरखे थे, जो राजा थे, उन लोगों के समान, क्योंकि वो लोग भी आते थे दान करने, तो उन लोगों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में ही दान कर दिया। आजकल हम लोगों को क्या कहानी बताई जा रही है? आजकल कहानी बताई जा रही है कि भई देखो ये 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है, अब 12 साल में कुंभ होता है। एग्ज़ैक्ट कहानी क्या है कि
5 साल की पूरी संपत्ति वहाँ पे आके वो दान कर दिया। उन्होंने अपनी आँखों से देखा। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है। ध्यान दीजिए इस बात को दोस्तों। क्या राजा करता है सबसे पहले दान करने से पहले? तो तथागत बुद्ध की पहला दिन कई दिन तक चलता था। तो पहला दिन भगवान तथागत बुद्ध, यहाँ भगवान का मतलब आपके ईश्वर अल्लाह गॉड वाले भगवान नहीं है। भगवान मतलब भगवा, जो भग राग द्वेष मोह इस सबसे दूर हो, उसको भगवान कहा जाता था। तो तथागत बुद्ध की मूर्ति बहुत उत्तम रीति से वहां पे सजाता था, रखता था और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है तथागत को। तब स्थानीय भिक्षु होते हैं। अब जो जितने भी वहां के भिक्षु लोग पहुंचते थे, आज देखिए सब चून मांगने पहुंच गया है, कौन कौन पहुंच गया है। उस समय किसको ये लोग बड़े धनाढ्य लोग आते थे? तो भिक्षु को दान करने के लिए। क्यों? क्योंकि भिक्षु लोग यूनिवर्सिटी चलाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, बदले में किसी से पैसा नहीं लेते थे। तो यूनिवर्सिटी के रख-रखाव के लिए, उसको साफ-सुथरा करने के लिए, वहाँ पे जो उसके शिल्पकला है, बिल्डिंग बनाने के लिए तरह-तरह के खर्चे आते थे, बाहर से बच्चे आते थे, उनके सुबह-शाम खाने के लिए जो पैसे लगते थे, वो सब का खर्चा कहाँ से आएगा? तो ये लोग उसको डोनेट करते थे भिक्षुओं को कि ये पैसे का आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कीजिएगा, और वहीं पे आके ये डोनेशन होता था। अब देखिए यहाँ पे तब स्थानीय भिक्षु होते हैं, उनको फिर बुद्धिमान, अब जो भिक्षु लोग होते थे उनको तो दिया ही दिया जाता था, और जो बुद्धिमान और विद्वान पुरुष को दान से सम्मानित करता था। मतलब वैसे लोग जो पूरे उस चीज़ में सम्मिलित होते थे, उन सबको सम्मानित किया जाता था। इसके उपरांत स्थानीय एवं अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती थी। अब यहाँ अन्य धर्मावलंबी का मतलब आपका कोई वैदिक ब्राह्मण की चर्चा नहीं है दोस्तों, या कोई हिंदू-वंदू की चर्चा नहीं है। यहाँ अन्य धर्मावलंबी में बुद्धिज़्म के बहुत सारे सेक्ट थे, उसके बहुत सारे ऑफशूट थे। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये निर्ग्रंथी हो गए, ये तीर्थक हो गए, सब आ जाते थे। 96 तरह के पाषंडी लोग जो ऑफशूट थे, वो सब भी आ जाते थे। उनकी बात चल रही है, उनकी बारी आती है। और सबके अंत में, और उसके बाद से विधवा को, दुखी को, अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को दान दिया जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख लिए, इस उसने कभी जिक्र नहीं किया कि किसी हिंदू की ये प्रथा थी। उसने क्या बताया? ये प्रथा थी तथागत बुद्ध की मूर्ति रख के। अब कोई वैदिक हिंदू की बात आती तो वहाँ पे राम कृष्ण की मूर्ति रखी जाती, वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति रखी जाती, वहाँ पे किसी शिव की रखी जाती। लेकिन क्या ऐसा कहीं आप लोगों को दिख रहा है? पूरी चर्चा आई है 629 ईस्वी में एक नालंदा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ जो स्कॉलर है, वो तो झूठ नहीं लिखेगा, 15 साल पढ़ाई करने वाला लड़का। तो ये इतिहास है, और आज की डेट में इन्होंने कब्जा कर लिया है, बुद्ध का नाम तक नहीं है वहां पे। और वो पैसे धनी लोग देते थे गरीबों को। देखिए यहाँ पे किसको दिया जा रहा है? दुखी को, अनाथ को, रोगियों को, दरिद्र और महंत लोगों को। अभी किसको दिया जा रहा है? सब वेशभूषा बना के पहुंच जा रहे हैं, ला भाई दान ला, दान ला। एक तो अभी घटना आई, 13 साल की बच्ची को दान कर दिया। ये चीजें चल रही हैं अभी। तो ये हकीकत है दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जी। आज सोशल मीडिया नहीं होती तो आज उस बच्ची को बचाया नहीं जा सकता था। ये हल्ला हंगामा खड़ा किया गया, तब जाके देखिए 6 दिन लगा उन लोगों को इस पर एक्शन लेने में। यानी 6 दिन तक तो बच्ची के साथ क्या हो रहा था भाई? 6 दिन कहाँ पे रह रही थी माता-पिता से दूर? 6 दिन लगाया इन लोगों ने, हंगामा मचता है, तब जाके उस पर एक्शन होता है, तब उसकी वापसी होती है। तो ये इनकी कहानियाँ हैं। जी। सर, एक बहस में एक प्रसंग आ रहा है कि त्रिवेणी संगम, आखिर ये त्रिवेणी संगम है क्या? कहा जाता है कि 3 नदियों का मेल है। आखिर ये नदियों का मेल है या क्या है? इस पे थोड़ा-सा बताएँ। जी देखें, सबसे पहले तो ये त्रिवेणी में इन लोग एक तकिया कलाम लेके आए हैं, सरस्वती। इनको जब जी। भी कोई बात आती है तो ये तुरंत बोलते हैं ना, कहीं पे भी सरस्वती जोड़ देते हैं। जब इनसे पूछा जाएगा कि भैया सरस्वती नदी जो है उसका कहाँ पे गिरती थी? मतलब कहीं न कहीं समुद्र में तो वो भी गिरती होगी, अगर थी तो। तो ये क्या बताएँगे कि भई गुजरात-वुजरात साइड में, राजस्थान साइड से जो समुद्र जाता है ना, उधर को जाके गिर जाती थी। और जो आदि बद्री क्षेत्र है, वहाँ से तो उसका वो होता था, अ
मतलब वहाँ से शुरुआत होती थी। तो सवाल ये है कि अगर वो आदि बद्री से राजस्थान को जाती थी, तब प्रयाग में क्या करती थी? जी। समझ रहे हैं ना? उसका वहाँ से मतलब क्या है? और त्रिवेणी है तो वहाँ पे किधर से आती थी भाई? समुंदर में जाके गिरती थी या कहाँ से चली किधर को इधर को कहाँ से चली आती थी? तो इनका तो ये हाल हुआ कि उसका तो अ, मतलब एक्सकवेशन कराया गया। इन्होंने एक वो फैलाया कि भाई देखो हमारा ना ये केवल आप लोग बुद्धिज़्म का एक्सकवेशन करते हो, हमारी एक सरस्वती नदी है। तो उसकी आप लोग क्यों नहीं कराते हो वो मतलब खुदाई क्यों नहीं करवाते हो? आप खुदाई करवाओगे ना तो आपको सबूत मिलेंगे हमारे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप लोगों का तो सब मिथ है, आप लोग सरस्वती काल्पनिक खड़ा किए हो, कहाँ से उसका सबूत मिलेगा? इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, नहीं हमारा सबूत है। तो पता है सरकार ने गठन किया। फिर एक मिश्रा थे, दुबे, चौबे, पांडे इन लोगों ने गठन किया गया। इनको कहा गया कि भैया सरस्वती नदी जहाँ से शुरू होती है, इन्होंने सारे पुराण, वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत सब पढ़-पुढ़ के बताया कि ये आदि बद्री क्षेत्र है। यहाँ पे खुदाई करो, यहीं से सरस्वती जी निकलती हैं, सबूत मिलेगा। इसी के नीचे हमारा वैदिक काल मिलेगा, यही हमारा 3500 साल के पहले ही सूख गई थी, इसी का ज़िक्र किया है वेदों में। तो पता है वहाँ पे खुदाई हुई तो क्या मिला? क्या? वहाँ पे खुदाई हुई, 3 जगह साइट चूज़ की गई। ब्राह्मणों के अनुसार पूरे और उस जगह पे ये मिला, स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं दिखाता हूँ क्या मिला। जी। ये देखिए, वहाँ पे खुदाई हुई तो देखिए क्या लिखता है, बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आदि बद्री, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। खुदाई करने के बाद से पता चला कि वो तो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, जिसको ये सरस्वती बना के आदि बद्री क्षेत्र करके कब्जा करके बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा है सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती कुंड आदि बद्री। स्क्रीन जी। पे इनके सरस्वती का ये हकीकत है कि जिसको सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती कुंड आदि बद्री कहते हैं, उस जगह की खुदाई की गई तो सरकार को ये बोलना पड़ा, एएसआई को लिखना पड़ा कि भैया ये बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है आदि बद्री, कब्जा करके ये बैठे हुए हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। आर्कियोलॉजी हरियाणा हेरिटेज 21 अप्रैल 2023। ये लोग नहीं जानते। अब आप खुद सोचिए कि त्रिवेणी में इनका सरस्वती कहाँ से आएगा? जहाँ से उद्गम हो रहा है वो खुद बुद्धिस्ट का जगह है। खुद बुद्धिस्ट का जगह है। स्तूप मिलने लगे वहाँ से। पहला साइट पे 3 साइट पे इन्होंने खुदाई की। देखिए यही जगह का खुदाई हुआ था और जब सबूत मिलना शुरू हुए रातों-रात ये भागे हैं। देखिए बुद्धा एसोसिएशन विथ हरियाणा इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन एट सुंग के टाइम से ये है, ये सारा चीज़ें मतलब बोलते हैं कि AB2, AB3 इन 3 जगहों पे खुदाई हुई और खुदाई के बाद से आप इसी में इन्होंने लिखा है कि द 5th एंड 6th सेंचुरीज वाज अ स्तूपा। 5वीं 6ठी सदी का एक स्तूपा मिल गया। फिर लोकली नोन एज वावनरा एंड लाइंग नॉर्थ ABR2 वहाँ खुदाई हुई तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिल गई। पहली जगह पे स्तूप मिला, दूसरी जगह पे मोनेस्ट्री मिल गई। द स्तूपा एट ABR3 तीसरी जगह पे फिर से स्तूपा मिल गया। वाज ओरिजिनली अ मड स्ट्रक्चर वेयर द रेलिक्स कास्केट जिसमें जो बोन्स वगैरह कास्केट होता है वो वाला मिल गया। 3 जगह खुदाई हुई, तीनों जगह बुद्धिस्ट। इनके हालत खराब हो गए हैं, छोड़ के भागे हैं वहां से, रातों रात भागे हैं। नहीं तो जो कब्जा करके बैठे हुए हैं बुद्धिस्ट आदि बद्री का कि यहाँ से सरस्वती नदी निकली है, वो भी इनको हैंड ओवर करना पड़ जाता बुद्धिस्ट लोगों को। तो रातों रात भागे हैं और ये देखें कब्जा स्क्रीन पर मैंने दिखाया आप लोगों को कि आज भी वहां पे सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती कुंड आदि बद्री कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको क्या कह रहा है, ऊपर क्या लिख रहा है, साफ साफ लिख रहा है कि बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है भाई आदि बद्री। देख लीजिए बस इनका सरस्वती का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। क्या है इनका त्रिवेणी में कहाँ से ये आ गया।